हाय बच्चों, आइए आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में आज मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में आज पढ़ने वाले हम लोग। तो अब देखिए, कह रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मैं यहाँ पे वही चीज आपको बताने वाला हूं कि जो कुछ भी ऑब्जर्वेशन हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है उसी के बारे में टोटली एक्सप्लेन करने वाला हूं। और ये सारा एक्सप्लेनेशन क्वांटिटेटिवली किया जाएगा। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में समझ रहे हैं, आपको मैथमेटिकली समझाया जाएगा बाय द यूजिंग बोहर मॉडल। इसको समझाऊंगा मैं आपको बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल जो है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो होते हैं उसके बारे में क्या क्या ऑब्जर्व किया गया, उसको मैथमेटिकली यानी क्वांटिटेटिवली आपको समझाया जा रहा है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एजप्सन सेकंड, बोहर के एजप्सन सेकंड का जो था उसमें बताया गया था द रेडिएशन यानी कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब इफ द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द स्मॉलर ऑर्बिट। स्मॉलर ऑर्बिट, स्मॉलर ऑर्बिट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉलर ऑर्बिट यानी कि छोटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जब हाइगर प्रिंसिपल क्वांटम में इंटर करेगा, ठीक है, इस हाइगर प्रिंसिपल क्वांटम में इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी रेडिएशन होगा। तो देखिए, एजप्सन सेकंड जो अभी मैं बोहर का पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया हूं उसमें बताया गया है कि जो है जब भी क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है लोअर यानी स्मॉलर एनर्जी से या स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह सकते हैं से हाइगर एनर्जी यानी कि हाइगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जब इंटर करता है तो वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, अब इसी बात को जरा समझिएगा, अब आगे समझाएं। तो अब देखिए, कह रहा है कि जब वो स्मॉलर से हाइगर में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में, ये था आपका फर्स्ट, ये सेकंड एनर्जी, ये थर्ड एनर्जी। अब मान लो कि फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन या सेकंड का इलेक्ट्रॉन थर्ड में अगर इंटर करता है हायर एनर्जी में या उससे बड़ी एनर्जी में इंटर करता है तो क्या होगा, ये बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तभी जाकर के ये यहां तक पहुंच पाएगा। समझ आ गया कि नहीं, ये आपको समझ चुके हैं। ये एजप्सन सेकंड था किसका, बोहर का। अगला समझिएगा, कह रहा है कि वेयर इज, और साथ में जब वो क्या होगा कि वेयर इज रेडिएशन करने लगता है इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कब करता है, जब लोअर से हायर एनर्जी में जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन रेडिएशन कब करता है, रेडिएशन किसका, एनर्जी का। एनर्जी को रेडिएट कब करता है, इमिट कब करता है, रेडिएट कर रहा है या इमिट कर रहा है। इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, एनर्जी मतलब ऑर्बिट, जब वो हाइगर एनर्जी के ऑर्बिट से लोअर एनर्जी के ऑर्बिट में आने लगता है तो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस है, ये सेल्स है, ठीक है, उसके सेल्स हैं, और कोई इलेक्ट्रॉन इस सेल से अगर मान लो यहाँ पे वापस आना चाहता है लोअर एनर्जी में तो क्या करेगा, अपनी एनर्जी को इमिट करेगा, तभी वो रिटर्न आ सकता है। तो ठीक है, ये बात तो मैं आपको सेकंड एजप्शन में समझा चुका हूं। यहाँ पे इसी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसी बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, एजप्शन सेकंड को फिर क्यों रिपीट किया जा रहा है जब एजप्शन सेकंड आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब कि ये इसलिए बताया जा रहा है कि क्योंकि दरअसल अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इस, ये एनर्जी स्टेट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। कोई भी इलेक्ट्रॉन सेकंड से अगर मान लो फोर्थ में गया या फोर्थ से सेकंड में आया तो अब देखिए, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी 2 से, सेकंड एनर्जी स्टेट से एनर्जी 4 में जा रहा है या एनर्जी 4 से एनर्जी सेकंड में आ रहा है। तो अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो एनर्जी सेकंड है और जो एनर्जी फोर्थ है इन दोनों के बीच में गैप कितना होता है, इसी गैप को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैं इस चीज को रिपीट कर रहा था। अब देखिए, यहाँ पे आपकी बुक में समझा भी रहा है, द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट। अब वो दो ऑर्बिट कौन होंगे, वही इनिशियल ऑर्बिट और एक फाइनल ऑर्बिट होगा। इनिशियल ऑर्बिट वो जहां से इलेक्ट्रॉन कहीं गया था, फाइनल ऑर्बिट वो जहां पे पहुंचा था। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया,
कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए जो है हमारा सेकंड से फोर्थ में जाता है, तो हम कह सकते हैं इसका इनिशियल ऑर्बिट जो है वो क्या है, सेकंड है, और जबकि फाइनल ऑर्बिट क्या हो गया, 4 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से हम जो है उसके बीच की एनर्जी गैप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है ये बताता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एनर्जी स्टेट से किसी दूसरी एनर्जी हायर से लोअर, लोअर से हायर में जब आता है तो उन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच का गैप क्या होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे इनिशियल एनर्जी, यहाँ लिखेंगे फाइनल एनर्जी स्टेट, यानी कि जैसे इनिशियल में वो कहाँ से गया था, सेकंड से गया था, फोर्थ में गया, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 2। ये तो अब देखिए इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, फोर्थ जो लेवल है उसकी एनर्जी और सेकंड जो लेवल की एनर्जी है, दोनों एनर्जी का क्या करेंगे, फोर्थ की एनर्जी माइनस सेकंड की एनर्जी का दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। यही क्या कहलाएगा, आपका एनर्जी गैप कहलाएगा। तो इस तरीके से आप एनर्जी गैप यानी एनर्जी डिफरेंस आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा, और एक बात और, आपने अभी इसके पहले आपको बता दूं कि एनर्जी जो कैलकुलेशन होता है, किसी की भी एनर्जी जो कैलकुलेट की जाती है तो निकाली कैसे जाती है। एनर्जी कैलकुलेशन होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है आर एच, ठीक है, आर यानी रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू होता है 1/n, ठीक है, n होता है। तो किसी की भी एनर्जी निकालनी है आपको, एनर्जी कैलकुलेट करना है आपको, तो आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडबर्ग कांस्टेंट n2 होता है 1 सेल नंबर। तो आप देखिए, तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों फार्मूले जो है, क्योंकि आप जैसे देखिए EF की अगर वैल्यू बता दें, EF की वैल्यू की बात की जाए तो EF की वैल्यू हो जाएगी रेडबर्ग कांस्टेंट अपन ये फाइनल का एनर्जी है, तो फाइनल का फाइनल सेल, यानी कि यहाँ आप लिखेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट जो कि 1,09,600 था आपका, समथिंग था ऐसे, तो वो आप यहाँ रख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फाइनल, फाइनल मतलब जैसे यहाँ पे अगर फोर्थ फाइनल है तो फोर्थ यहाँ पे 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे अगर सेकंड इनिशियल है, देखिए इनिशियल का निकालना है तो रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन इनिशियल ऑर्बिट, तो इनिशियल ऑर्बिट नंबर अगर 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से कैलकुलेशन किया जा सकता है, ऐसे काफी कैलकुलेशन आपको मिलेंगे भी। तो ये अब एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका जो है EF की वैल्यू है, और ये EI की वैल्यू हो गई। तो ये आपका जो है, अब देखिए इसमें R जो दोनों का कॉमन है, तो RH हमने क्या किया, रेडबर्ग कांस्टेंट जो इसको हमने कॉमन है तो निकाल लिया, इसको बाहर कर दिया। अब हमारा बचा क्या, 1/R(NI²। अब देखिए ये क्योंकि मैं इसको माइनस में था, ये माइनस में था, तो देखिए इसलिए साइड चेंज कर दी गई, तो ये आएगा क्या आपका कैलकुलेशन 1/NI यानी इनिशियल ऑर्बिट का स्क्वायर माइनस 1 फाइनल ऑर्बिट का स्क्वायर। तो ये इस तरह से रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कर दिया आपका, ये हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए रेडबर्ग कांस्टेंट रख दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू रख दिया है, RH की वैल्यू रख दिया है। तो ये फार्मूला आपका काफी हो जाता है इंपॉर्टेंट, जब भी एनर्जी गैप कैलकुलेट करनी है तो आपका जो क्वेश्चन देगा बेटा वो इससे आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट, अगर इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट दिए हुए हैं बेटा तो आपको एनर्जी डिफरेंस पता करना है, एनर्जी गैप पता करना है। इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट, ये देखिए इनिशियल ऑर्बिट, ये फाइनल ऑर्बिट, जब इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट दिए हो तो देखिए बाकी किसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फार्मूले में आपको ये कांस्टेंट याद रखना है। डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, 1/NI², अब माइनस 1/NF²। NI क्या है आपका इनिशियल ऑर्बिट है, NF क्या है फाइनल ऑर्बिट है। तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए हो जाता है, ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन। अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन की बात की जाए, फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी किससे लिखी जाती है, न्यू से, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। कह रहे फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, frequency associated with the absorption and emissions of the photons and equated to the equation। अब देखिए फ्रीक्वेंसी जब भी कैलकुलेट करनी है तो जो एनर्जी गैप आएगा आपका अपॉन जो है प्लैंक कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो अब देखिए एनर्जी गैप क्या था आपका, अब देखिए यहाँ पे था, ये मेन इक्वेशन तो आपका यही होता है इतना, ठीक है। लेकिन अब आपको देखिए फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है एनर्जी गैप अपॉन H। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एनर्जी गैप आपको दे दिया डेल्टा H दे दिया है तो आप क्या करें, जो आपका ये H मतलब प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है। आप इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट होता है और ये आप रख दीजिए, डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में एनर्जी गैप ना दे करके, क्वेश्चन में एनर्जी गैप नहीं दिया है, ठीक है, तो आप क्या करें, एनर्जी गैप नहीं दिया है बल्कि आपको इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट देकर क्वेश्चन पूछ ले। अगर क्वेश्चन में इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट दे दे
एनर्जी गैप ना दे, तो आप क्या करेंगे, तब ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला पार्ट कब अप्लाई किया जाता है, न्यू कैलकुलेट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, आर एच अपॉन एच इंटू 1/ni² माइनस 1/nf²। कब लगाया जाएगा ये, जब आपका इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट देगा, एनर्जी गैप लिख के नहीं देगा, तब फ्रीक्वेंसी इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए इसी में इस फार्मूले को और सिंपल हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो आर एच है इसकी वैल्यू आपको पता है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल होती है, और जो एच है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। तो आप ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए ना, तो आप ये फार्मूला आपको याद, आप इन दोनों को कैलकुलेट तो हमेशा लिखा जाएगा, तो ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपकी बुक में दिखाई जा रहा है, यहाँ पे जो है आपके ये जो आपका वैल्यू था, ये जो आपकी वैल्यू थी देखिए रख दी गई यहाँ पे, जो आर एच की वैल्यू वो यहाँ रख दिया है, जो एच की वैल्यू वो यहाँ रख दिया है। अब इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेंगे, हम थोड़ा कैलकुलेट करके फार्मूले को और सिंपल बनाने जा रहे हैं। तो अब देखिए हमारा फार्मूला और थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये देखिए जब इसको हम दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो फार्मूला होगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये फार्मूला हमारा बेटा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमारा फार्मूला मिल जाएगा, ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, ध्यान दीजिए इस फार्मूले को, ये फार्मूला आप जरूर नोट करिएगा। ये फार्मूला आपका जो है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए है। जब भी आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया और इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट दे दे बेटा, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो तो आप इसी फार्मूले को अप्लाई करिए। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा आपका 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1 इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 फाइनल स्क्वायर, और ये फ्रीक्वेंसी आपको हार्ट्ज में निकाली जाती है, इसलिए यहाँ पे यूनिट हार्ट्ज लिख देंगे। तो ये सारी चीजें आप क्या करें जो है नोट कर लें अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे फार्मूले अपनी कॉपी में एकदम बढ़िया से हाईलाइट करके लिखिएगा। फ्रीक्वेंसी के दो फार्मूले, अगर एनर्जी गैप दिया है तो यस से डिवाइड करके निकाल सकते हैं, अगर इनिशियल फाइनल जो है ऑर्बिट दिया है तो तब भी आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए मान लीजिए आपको मैं एक बात बता दूँ कि आप जो है जब भी आपको जो है क्या करता है स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए दे दे या वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए दे दे, तो वेव नंबर जो होता है वो न्यू बार से कैलकुलेट किया जाता है। और न्यू बार से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर वही बात आ जाती है। तो अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में वेव नंबर पूछा गया है और वेलोसिटी दी हुई है, क्या दिया है, सॉरी फ्रीक्वेंसी दे करके अगर आपसे क्या पूछा जाए, वेव नंबर पूछा जाए, तो बेटा आप फ्रीक्वेंसी दे करके वेव नंबर पूछे तो आप ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। पहले नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, वेव नंबर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अब देखिए इसमें से स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप ये रख करके यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और एक चीज और, जैसे मान लीजिए आपका क्या कर दे, इनिशियल फाइनल ऑर्बिट दे दे और वेव नंबर पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल फाइनल ऑर्बिट दे के पूछेगा तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, आप देखिए इसमें से एक बात और समझ लीजिए। अब इसमें से देखिए आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये आर एच अपॉन जो एच है, ये इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या पता है बेटा, 3.29 इंटू 10⁻15। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया ये वाली वैल्यू, तो हमें इसकी आर एच की वैल्यू, तो हम आर एच अपॉन एच की वैल्यू तो रख देते हैं। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है सी की वैल्यू कितनी होती है, 3.3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड होती है। तो ये भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें ये वाला वैल्यू हमेशा रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आर एच भी कॉन्स्टेंट है, एच भी कॉन्स्टेंट है और सी भी कॉन्स्टेंट है। तो ये सारे कॉन्स्टेंट अगर हम रख दें तो ये सारा कॉन्स्टेंट हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो शायद हमारा वेव नंबर कैलकुलेट करना और आसान हो जाएगा। अब देखिए, तो जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है निकल करके ये। तो अब जब भी आपसे वेव नंबर पूछा जाए, क्या पूछा जाए, वेव नंबर, क्या पूछा जाए बेटा, जब आपसे वेव नंबर पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से ये वाला फार्मूला अप्लाई करिए कि इसके लिए वेव नंबर यानी कि न्यू बार कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला। तो आप देखिए वेव नंबर जब आपसे निकालना हो और इनिशियल फाइनल ऑर्बिट दिया हो तो आप क्या करें, ये इस फार्मूले में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारे फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत काम के फार्मूले हैं। आप इतना समझ लीजिए एनसीईआरटी से बेस्ट तरीके से आपको कहीं समझाया नहीं गया इन फार्मूलों के बारे में, इसलिए आप इसको जरूर नोट करिए। और आपके एक भी क्वेश्चन फंसने वाले नहीं है, कि कहीं आप फंस नहीं जाएंगे क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से जवाब आप दे सकते हैं। अब आगे समझिए, ठीक है। तो आप देखिए बेटा आपका कह रहा है इन केस ऑफ द प्रिंसिपल स्पेक्ट्रम एन एफ ग्रेटर देन द इनिशियल, कह रहा है कि याद रखिएगा कि जो है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए कि जो आपका फाइनल ऑर्बिट होती है वो इनिशियल ऑर्बिट से बड़ी होती है। तो बात तो सही है, हमेशा लोअर रहेगा, इनिशियल लोअर रहेगा और फाइनल जो है बड़ा रहेगा। एंड द टर्म ऑफ द पैरेंथेसिस
द पॉजिटिव एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, अगर ऐसा हुआ, अगर इनिशियल छोटा और फाइनल बड़ा रहा तो एनर्जी क्या होगी, तो पॉजिटिव पैरेंथेसिस जो है पॉजिटिव होगा और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। याद रखिएगा, इनिशियल यानी कि लोअर एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ऑन द अदर हैंड कह रहा है कि इन केस ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है, एनर्जी इमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कब रिलीज होगी, जब आपका क्या होगा, इनिशियल बड़ा होगा, ठीक है, हायर एनर्जी होगा, और फाइनल क्या होगा, छोटा होगा, यानी कि लोअर एनर्जी होगा। तो हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इन आपको पता है हाई एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, यानी कि तब आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कैसा होगा, एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। और जब फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का मिलता है इस केस में, इमिशन स्पेक्ट्रा का मिलता है इस केस में। तो ये दोनों केस मैंने आपको बता दिया। एन आई अगर ग्रेटर देना है एन एफ से तो इमिशन स्पेक्ट्रा, और अगर एन एफ बड़ा है एन आई से तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें अपनी कॉपी में, सारी चीजें मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा बेटा, तो देखूंगा मैं ये सब चीजें आप किस तरह से ध्यान से लिखते हैं। कह रहा था एक्सप्रेशन is similar to that of the used Rydberg, the derived the empirical using to the experimental data available that of the time the furthest each of the spectral line the weather the absorption emission spectra can be the associated the particular transition in the hydrogen. In case of large number of hydrogen atom different possible transitions and thus leading to the large number of the spectral line, the brightness of the intensity of spectral line depend upon the, अब देखिए आप देखिए ब्राइटनेस, द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी एक ही वर्ड होता है। कह रहा आप स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब द इमिटेड। कह रहा ब्राइटनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड, ब्राइटनेस क्या होगी, जो है इंटेंसिटी क्या होगी किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, नंबर ऑफ फोटॉन, कितने फोटॉन ऐसे हैं जिनके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है वो सिमिलर है, कि सिमिलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के कितने फोटॉन हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। और जितने ज्यादा फोटॉन होंगे उतनी ज्यादा ब्राइटनेस या इंटेंसिटी होगी। ये सारे पॉइंट अपनी कॉपी में जरूर नोट करें जो मैं बता रहा हूं आपको। उसके साथ साथ मुझे कल आप जो है, और जब सॉल्व कर लें आप, जब ये टॉपिक नोट करने के बाद आप प्रॉब्लम नंबर 2.10 को आप 2.10 को जरूर सॉल्व करें। ये प्रॉब्लम आपका इसी से रिलेटेड है। और साथ में जो है प्रॉब्लम नंबर 2.1 को जरूर सॉल्व करें बेटा। ये काफी इलस्ट्रेट वाले क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन को आप छोड़ा ना करें, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किया करें, इंपॉर्टेंट होते हैं इलस्ट्रेशन टॉपिक के क्वेश्चन। कई बच्चे जो ऐसे हैं जो फिलहाल मैं तो एकेडमिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तो अगर आप नीट वूट का प्रिपरेशन करते हैं तो ये इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। तो अब मैं जो कल का अगला टॉपिक लेके आने वाला हूँ वो टॉपिक आपका होगा वो लिमिटेशंस ऑफ बोहर। ठीक है, कल हम लोग लिमिटेशन समझ लेंगे के बाद हमारा जो है लिमिट बोहर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है मॉडल जो है मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे हम लोग ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर के बारे में, जैसा कि मैं आपको जो है पहले भी सिलेबस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप बढ़िया से मेहनत करिए और टॉपिक को बढ़िया से कवर करिए और नोट्स जरूर बनाइए आप। बेस्ट ऑफ लक।